एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब है पार्टनरशिप फर्म में नया पार्टनर एडमिट हुआ है। फ्रॉम टर्म दिया गया है कि न्यू पार्टनर विल बी टेकिंग दिस मच फ्रॉम दिस पार्टनर। अब हम बात करेंगे क्या ट्रीटमेंट होता है प्रीमियम फॉर गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो बच्चा लोग, आप लोग आई होप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो क्लास 12th के रिवीजन जर्नी में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एन अदर चैप्टर। सो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे पार्टनरशिप से रिलेटेड चीजें ही। अभी तक हमने पार्टनरशिप से रिलेटेड बेसिक एंड उससे जो आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पहला चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया। दैट वाज व्हाट? दैट वाज द चेंज इन पीएसआर। तो आज जो हम कवर करेंगे वन ऑफ द क्रूशियल चैप्टर जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो मैं यहां आपको करवाऊंगी रिवाइज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर को कुछ इस वे में, ताकि आपको इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी चीज आप स्किप ना करें। आई होप आपने जो अपने लिए रिवीजन मॉडल प्लान किया है आप उसे फॉलो कर रहे हैं एंड मेरी बात मान के रोज हर एक चैप्टर के टाइप ऑफ क्वेश्चंस के 5-5 क्वेश्चन डेली कर रहे हो। ठीक है, सो ये जो स्ट्रैटेजी आप अगर फॉलो कर रहे हो ऑन द डेली बेसिस, सो अपकमिंग मंथ में जो आपका एग्जाम है अकाउंटेंसी का वो बहुत अच्छा जाने वाला है। सो चलो जल्दी से एडमिशन ऑफ अ पार्टनर रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन्हें हमें ज्यादा फोकस देना है। ठीक है, एंड किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं ये भी। तो हम A to Z हर एक चीज रिवाइज करेंगे इस चैप्टर से, क्योंकि ये है हाईएस्ट वेटेज चैप्टर। तो यहाँ पे जितनी भी बातें आपको ध्यान रखनी है वो सारी यहाँ पे लिखी हुई है। इस चैप्टर से रिलेटेड ये सारी बातों को हमें ध्यान में लेके चलना है, क्योंकि छोटे से लेके बड़े क्वेश्चन सब यहाँ से बन सकते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन आप बात करें या केस बेस्ड क्वेश्चन बात करें, या फिर लॉन्ग मार्क क्वेश्चन जो स्टेप वाइज क्वेश्चन होते हैं वो भी यहीं से ज्यादा बनते हैं। एंड एक ऑप्शन क्वेश्चन यहाँ से आता है, या तो एडमिशन का आता है या तो रिटायरमेंट का, है ना। सो यहाँ पे आज हम जो चीजें कवर करेंगे, क्या, कैसे, किस तरह से एडजस्ट करना है, किन्हें किस तरह से समझना है, हम यहाँ पे वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट टू एडवांस सब हम क्रैक करेंगे एंड सब हम पढ़ेंगे इन डिटेल। ठीक है, सो जल्दी से शुरू करते हैं अपना वन शॉट रिवीजन ऑफ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एंड सबसे पहले जो इसमें हमें समझना है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर किससे रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जब भी फर्म के पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई चेंज आता है, तो क्या ये चेंज सिर्फ वो चेंज इन पीएसआर से आएगा? नहीं, चेंज इन पीएसआर के साथ एडमिशन भी हो सकता है, रिटायरमेंट एंड डेथ। ये सारे केसेस में पार्टनरशिप क्या होती है? रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। ठीक है, तो उसका एक वन ऑफ द रीजन क्या है? इसका वन ऑफ द रीजन है दी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब है पार्टनरशिप फर्म में नया पार्टनर एडमिट हुआ है। ठीक है, अब अगर नया पार्टनर एडमिट हुआ है, एड ऑन हुआ है, तो जो ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट होती है उसको कर दिया जाता है बच्चों डिसॉल्व। फर्म को नहीं डिसॉल्व किया जाता, ये नहीं किया जाता है कि जो फर्म है उसको खत्म करने की बात होगी, नहीं, सिर्फ ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन कहां से? ओल्ड एग्रीमेंट से टू दी न्यू एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये मतलब हुआ रिकॉन्स्टिट्यूशन का एट द टाइम ऑफ एडमिशन भी। उस समय हम क्या करते हैं? उस समय हम ये करते हैं, हम ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट को क्लोज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, एंड हम शुरू करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस विद द न्यू एग्रीमेंट। ये मतलब क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पे जब भी पार्टनर ऐड होता है तो उसको ये 2 मेन राइट्स मिलते हैं। ठीक है, जब भी पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर के कंसेंट से नया पार्टनर एड ऑन होता है, बाय द ओल्ड पार्टनर कंसेंट, इफ न्यू पार्टनर गेट्स एड ऑन इन द पार्टनरशिप बिजनेस, देन उस केस में बच्चों 2 मेन राइट्स मिलते हैं नए पार्टनर को। न्यू पार्टनर को 2 मेन राइट मिलते हैं। वो क्या है? राइट टू शेयर इन द एसेट्स विच इज ही एक्वायर्ड बाय ब्रिंगिंग द कैपिटल। तो इसका मतलब नया पार्टनर क्या करता है? कैपिटल ब्रॉट करता है इन दी बिजनेस जब वो एज अ पार्टनर एडमिट होता है।
विच इज क्वाइट फेयर इनफ। अगर नया पार्टनर लाया ही क्यों गया है, इन्हीं रीजंस के लिए तो लाया गया होगा। देखो, नए पार्टनर को लाने के पीछे लॉजिक यही होता है, जब भी हमें बिजनेस को एक्सपैंड करना होता है या हमें बिजनेस में और प्रोफेशनलिज्म लाना है, या फिर हम बात करें बिजनेस में हमें एक्स्ट्रा कैपिटल लानी है, एंड हमारे पास एक ऐसा पर्सन है जो ये सारी चीजें, ये सारी फीचर्स को, या फिर हम कह सकते हैं रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है, या इनमें से कोई एक या दो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है, उस केस में हम नए पार्टनर को ब्रॉट इन करते हैं बिजनेस में। ठीक है, तो उसके लिए वो लाता है कैपिटल। कैपिटल के अगेंस्ट उसको क्या राइट मिलता है? ही गेट्स द राइट टू शेयर इन दी एसेट्स। तो उसको शेयर में एक हिस्सा, एसेट में एक हिस्सा दिया जाता है। एक ऐसा हम बात कर सकते हैं बिजनेस के एसेट में उसकी भी हिस्सेदारी होगी। ठीक है, साथ ही साथ बिजनेस जो भी फ्यूचर में आप प्रॉफिट कमाएगी आफ्टर ही गेट्स एडमिट एज द पार्टनर, नाउ अब उसको भी उसमें शेयर मिलेगा। ठीक है, सो इसका यहाँ पे यही मतलब है दैट ही विल गेट द शेयर इन द एसेट, अलोंग विद दैट ही विल गेट द शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। क्लियर है? Okay, so he will get this share in future profit by bringing what? By bringing the premium for goodwill. क्यों? अब यहाँ पे वो क्या करेगा? गुडविल लाके, गुडविल क्यों लाई जाती है? जैसे कि मैंने आपको चेंज इन पीएसआर में ही बताया था। चेंज इन पीएसआर में गुडविल को हमने किस तरह से समझा था कि जब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनको फ्यूचर में ज्यादा गेन हो रहा है, अगर वो फ्यूचर में ज्यादा गेन कर रहे हैं, मतलब अपने पुराने पार्ट ऑफ प्रॉफिट से अब नए पार्ट ऑफ प्रॉफिट में ज्यादा पा रहे हैं, जो गेनिंग पार्टनर्स होते थे, तो वो कैसे उनको ये मिल रहा होता था? इसका रीजनिंग क्या थी? तब ये होता था कि जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, मतलब कोई ना कोई ऐसा पार्टनर तो होगा ना कि जो अभी ज्यादा प्रॉफिट पा रहा है, इन फ्यूचर वो इसके लिए रेडी हो रहा है कि मुझे फ्यूचर में कम प्रॉफिट मंजूर है, तो कोई ये जो मंजूरी दे रहा है ये क्या है? इसे कहते हैं सैक्रिफाइसिंग नेचर, इसे कहते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। उस पार्टनर ने अभी अपना एग्जिस्टिंग जो करंट रेशियो ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट है विच इज हायर, उसे गिव अप करने के लिए रेडी कर दिया है। ठीक है, जब वो इसे गिव अप कर रहा है तो वो क्या कहला रहा है? सैक्रिफाइसिंग। तो यहाँ पे भी क्या होता था? जो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करता था। किस फॉर्म में कंपनसेट करता था? इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। ठीक है, जो उसके अमाउंट ऑफ कैपिटल से एडजस्ट किया जाता था और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल में एड ऑन किया जाता था। तो ये तो हमने सीखा था एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर। तो कुछ इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जब नया पार्टनर आया तो अब वो क्या करेगा? वो फ्यूचर के प्रॉफिट में हिस्सेदारी तो लेगा ही। ठीक है, तो मतलब जो एक चीज पहले दो लोगों में बराबर बट रही थी, लोगों को 5-5 का शेयर मिल रहा था, अब वो कितने लोगों में बटेगी? अब वो 3 लोगों में बटेगी, राइट? अब इसको भी बांटने के लिए नए पार्टनर्स और पुराने पार्टनर मिलकर रेशियो डिसाइड कर सकते हैं। लाइक ओल्ड रेशियो वाज दी 1:1, नाउ न्यू पार्टनर हैज एंटर्ड, इट कैन बी 1:1 और इट कैन बी एनीथिंग व्हिच ऑल द पार्टनर्स डिसाइड। ठीक, जो हर एक पार्टनर मिलकर डिसाइड कर ले। तो अब यहाँ पे द राइट टू शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट जो नए पार्टनर को दिया जा रहा है, कि उसको ये हक दिया जा रहा है कि फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट हम कमाएंगे, हमारा बिजनेस कमाएगा, अब उसमें आपका भी हक होगा। ठीक है, इसके लिए नए पार्टनर के एडजस्ट कर रहे हैं। हाँ, एडजस्ट कर रहे हैं। जहां पहले कोई चीज 2 लोगों में बट रही है, अब 3 लोगों में बटेगी। ठीक है, तो इसी वजह से नया पार्टनर क्या लेकर आएगा? नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा, जिसको हम शॉर्ट में पीएफजी भी कहते हैं। ठीक है, सो ही विल बी ब्रिंगिंग दी प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक, जो कि कंपनसेट करेगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। ठीक है, क्योंकि वो अपना पार्ट ऑफ प्रॉफिट शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं टूवर्ड्स द न्यू पार्टनर, ताकि उसको भी फ्यूचर में प्रॉफिट का पार्ट मिल सके। Is that clear? That's why new partner will be bringing the premium for goodwill. He can bring it in cash or kind, which we will understand in the further slides. So ये पूरा मतलब होता है। ठीक है, तो उसको राइट टू शेयर इन एसेट किसके अगेंस्ट में दिया गया? उसके कैपिटल ब्रॉट इन के अगेंस्ट में। एंड राइट टू शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट किसके अगेंस्ट में दिया गया? इट वाज गिवन अगेंस्ट द प्रीमियम फॉर गुडविल। इज दैट क्लियर? Okay, now I have the 1 true and false question here for you. Does the admission of a partner dissolve the firm? आंसर क्या होना चाहिए? अब तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्या फर्म में जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है, इसका क्या ये मतलब है कि फर्म डिसॉल्व हो जाएगी? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, ट्रू और फॉल्स? द आंसर इज
फॉल्स। दैट्स व्हाट वी हैव लर्नड हियर कि नहीं, जब भी नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है, एड ऑन होता है, सो उस समय पार्टनरशिप एग्रीमेंट ट्रांजिशन होती है। ओल्ड एग्रीमेंट से हम कहाँ जाते हैं, न्यू एग्रीमेंट, ठीक है। सो देयर इज नो डिसॉल्विंग ऑफ द फर्म, देयर इज द डिसॉल्विंग ऑफ व्हाट, देयर इज अ डिसॉल्विंग ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। चलो नेक्स्ट अगर हम देखें, न्यू पीएसआर कैलकुलेट होगा, हाँ बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि पहले कोई भी चीज 2 लोगों में बट रही थी, अब वही चीज कितने लोगों में बटेगी, 3 या 4, जितने नए पार्टनर्स ऐड हुए हैं, ठीक है। सो यस, न्यू पीएसआर पे तो वर्क करना ही पड़ेगा, दैट्स व्हाई ओल्ड एग्रीमेंट को क्या किया गया था, डिसॉल्व किया गया था, खत्म किया गया था, नया एग्रीमेंट लेके आए थे, ठीक है। सो यहाँ पे याद करो, चेंज इन पीएसआर में जब सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को, रिलेशन को लेके जब कुछ चेंजेस होते थे, एग्रीमेंट बदल रहे होते थे, तो हम सब कुछ क्या करते थे, बदल देते थे। हम यहाँ तक इवन रिवैल्यूएशन बनाते थे कि भाई चेंज होने से पहले, मतलब चेंज इन पीएसआर होने से पहले जितना हिसाब किताब है उसे खत्म करो पहले ओल्ड पीएसआर के बेसिस पे, फिर जो नई चीजें शुरू होंगी वो हम नए रेशियो से करेंगे। पर जब भी कोई भी चेंज आता है, ऑल द चेंजेस आर सपोज टू बी मेड टिल टुडे, कि ताकि जो भी नया प्रॉफिट आएगा उसको आसानी से बांट दिया जाए, ताकि नए टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हो सके, ठीक है। तो दैट्स व्हाई न्यू पीएसआर तो आपको कैलकुलेट करना ही है। अब यहाँ पे कुछ केसेस हैं जो मैंने आपको यहाँ पे केस सिनेरियोस बना दिए ताकि आपको इन्हें ध्यान रखने में आसानी होगी। अब क्वेश्चन में क्या हो सकता है न्यू पीएसआर के लिए, जब न्यू पार्टनर एड ऑन होता है तो हो सकता है क्वेश्चन इज साइलेंट, ठीक है, देयर इज अ साइलेंट सिनेरियो। क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, बस इतना बताया है कि नया पार्टनर एडमिट हुआ है इस पर्टिकुलर शेयर के लिए, ठीक है। उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको ये एज्यूम करके चलना है कि ओल्ड ओनली न्यू पार्टनर शेयर अगर गिवन है तो ओल्ड पार्टनर जो शेयर करेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट वो ओल्ड रेशियो में शेयर करेंगे, ठीक है। सो मतलब ओल्ड पार्टनर विल बी शेयरिंग द रिमेनिंग प्रॉफिट, मतलब नए पार्टनर को देने के बाद जो भी प्रॉफिट का हिस्सा शेयर बचेगा उसे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेशन भी मेंशन किया इसीलिए। सपोज अनिल एंड विशाल 2 पार्टनर थे, उनका रेशियो था 3:2। सुमित ऐड होता है फॉर 1/5 रेशियो, ठीक है। सो यहाँ पे सुमित को कितना प्रॉफिट दिया जा रहा है, 1/5, ठीक। सो अगर कोई भी प्रॉफिट है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कोई भी अब जो आगे सुमित के आने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो कितने हिस्सों में बटेगा, 5 हिस्सों में बटेगा, जिसमें से सुमित को कितना हिस्सा मिलेगा, 1 हिस्सा मिलेगा, ठीक है। अगर 1 हिस्सा सुमित को मिल गया तो बचा हुआ प्रॉफिट का शेयर कितना है, ये कैसे पता लगाओगे, हम तो ऐसे ही मान के चलेंगे ना कि ये मान के चलेंगे कि पूरा प्रॉफिट 1 था जिसमें से 1/5 शेयर किसको गया, इस 1 के कितने टुकड़े किए गए, 5 टुकड़े किए गए, ठीक है। उसमें से 1 सुमित को दे दिया गया तो कितने शेयर बचे, 4/5। इज दैट क्लियर, ठीक है। सो 1 - 1/5 करेंगे तो यहां से पता चलेगा कि सुमित को देने के बाद कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट बचा है। अब यहाँ पे एक सिनेरियो क्या कह रहा था, सिनेरियो ये कह रहा था अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया है कि किस हिसाब से नए पार्टनर को किस तरह से पार्ट ऑफ शेयर दिया जाएगा, अगर आपको ये बिल्कुल नहीं बताया गया है कि हाउ मच शेयर ही इज टेकिंग फ्रॉम द वन पार्टनर एंड फ्रॉम द अनदर पार्टनर, इन दैट केस सिनेरियो आप कुछ इस तरीके से न्यू पीएसआर पे वर्क करेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन ने सिर्फ इतना बता के छोड़ दिया है कि नया पार्टनर इतने प्रॉफिट के लिए एडमिट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे बताया है, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ने बता रहा है, ये छोड़ दिया है, बता के छोड़ दिया है कि नए पार्टनर को एडमिट किया गया है पार्टनरशिप फर्म में जस्ट एंड जस्ट फॉर 1/5 शेयर, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि सुमित कितना शेयर अनिल से ले रहा है और कितना शेयर विशाल से ले रहा है। इस केस में हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि सुमित को देने के बाद जितना भी प्रॉफिट बच रहा है हम उसे ओल्ड रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर में बांट देंगे, ठीक है। तो रिमेनिंग शेयर कितना बच रहा है, 4/5, ठीक है, 4/5 बच रहा है। अब यही ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में बटेगा। ओल्ड रेशियो कितना है, 3:2 एंड यहां पे देखा जाए तो अनिल का शेयर है 3/5, विशाल का शेयर है 2/5। तो यहाँ पे बांटेंगे हम बचे हुए प्रॉफिट को, अनिल का न्यू शेयर अब क्या हो जाएगा 3/5, मतलब इसमें 3/5 मिलेगा उसको, किसका, 4/5 का।
3/5 हिस्सा मिलेगा किसका? 4/5 का। 4/5 क्या है? रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर गिविंग टू दी न्यू पार्टनर। ठीक है, ओके। सो उसका अब नया शेयर कितना होगा? उसका नया शेयर होगा 12/25। इसी तरह विशाल का निकाल लेंगे। ठीक है, विशाल का जब निकालेंगे तो उसको मिलना है 2/5। कितना मिलेगा उसको? 2/5 किसका? बचे हुए शेयर का। बचा हुआ शेयर कितना है? 4/5। 2/5 ऑफ 4/5 कितना आएगा? 8/25। ठीक है, तो अब ये देखो, अनिल का शेयर, नया शेयर कितना हो गया? 12/25। विशाल का नया शेयर कितना हो गया? 8/25। ठीक है, एंड जो नया पार्टनर है सुमित, उसका शेयर कितना था? 1/5। अब देखो यहां पे इसी तरह अक्सर क्या करते हैं बच्चे? गलती कर देते हैं। देखो यहां 25 है, यहां 25 है, तो यहां डिनोमिनेटर भी 25 बराबर करो पहले तो। ठीक है, क्लियर? तो यहां मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे पार्ट से। ठीक, तो अब ये कितना हो गया? 12:8:5 विच इज द आंसर। ये आपका हो गया न्यू पीएसआर। इसे क्या कहोगे आप लोग? न्यू पीएसआर। ठीक है, क्लियर? तो कुछ इस तरीके से नए पीएसआर पे वर्क किया जाएगा। इन केस क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ न्यू पार्टनर, कि वो कहां से, किससे, कितने शेयर में प्रॉफिट लेगा। ठीक है, कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट वो लेगा। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन बताया था तो हमने इस तरह से वर्क ऑन किया। ये समझ में आ गया? आई होप ये आया होगा। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सिनेरियो। नेक्स्ट सिनेरियो क्या कह रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, वो कह रहा है कि नया पार्टनर एडमिट होगा एज अ पार्टनर, एंड जब वहां पे वो एडमिट हो रहा है तो उस केस में जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट वो ले रहा है, ठीक है, वो इसका मतलब क्या है? वो ओल्ड प्रॉफिट से कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट ले रहा होगा ना, तो उसका जो भी नए पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो ओल्ड पार्टनर से इक्वली ले रहा है। ठीक है, बराबर तौर पे। ठीक है, सो अब यहां पे ये कैसे होगा? इक्वल एक्विजिशन है। इक्वल एक्विजिशन किसका? न्यू पार्टनर शेयर। किससे? ओल्ड पार्टनर से। ठीक है, अब ये कैसे सॉल्व होगा? अब इसका मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल अक्षय एंड भारती थे, उनका रेशियो है 3:2। दिनेश एडमिट हुआ 1/5 के लिए, एंड ये जो 1/5 दिनेश को फ्यूचर प्रॉफिट में मिल रहा है, ये कैसे दिया जाएगा? इसके लिए अक्षय और भारती ने एग्री किया कि एक काम करते हैं, हम लोग बराबर से इसे कंपनसेट, हम अपने प्रॉफिट को गिव अप करेंगे, कंपनसेट नहीं, हम अपने प्रॉफिट को बराबर से गिव अप करेंगे सो दैट दिनेश को उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, मिलना उसे 1/5 ही है। ठीक है, सो अब यहाँ पे करना क्या है? हमें यहाँ पे हमें यहाँ पे निकालना है कि पुराने पार्टनर्स का कितना शेयर होगा। ठीक है, हाउ यू विल कैलकुलेट दैट? देखो 1/5 का हाफ कौन देगा? अक्षय देगा। ठीक है, और 1/5 का हाफ कौन देगा? भारती देगी। ठीक है, ठीक, यही तो मतलब था। ठीक है, यही मतलब था ना कि दिनेश का जो 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो इक्वली अक्षय एंड भारती मिलके देंगे अपने शेयर में से। तो 1/5 का हाफ कितना हो रहा है? 1/10। भारती को भी कितना देना है? 1/5 का हाफ विच इज 1/10। तो ये जो आपका शेयर आ रहा है 1/10, ठीक है, 1/5 का इक्वल, ये दोनों के पीएसआर में से क्या होगा? कम हो जाएगा। मतलब अक्षय भारती ने एग्री किया है कि ये जो नया पार्टनर आ रहा है और जिसको 1/5 शेयर देना है, इसके लिए हम लोग बराबर से अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कम करेंगे। ठीक है, मतलब ये जो भी है इसी को बराबर से बांट लिया जाएगा। तो इसका हाफ एंड हाफ करा जाएगा, तो इसका हाफ अक्षय के पार्ट में आया 1/10, भारती के पार्ट में आया 1/10, तो इतना ही शेयर उनके ओल्ड पीएसआर से कम हो जाएगा। इनका ओल्ड पीएसआर कितना था? अक्षय का था 3/5, 3/5 में से माइनस करेंगे 1/10। ठीक है, तो इसे कैसे हमने मैथमेटिकली किया होगा? ये कुछ ऐसे हुआ होगा। सबसे पहले हम इसका करेंगे डिनोमिनेटर सेम, यहाँ 10 है तो क्या इसको 10 बनाया जा सकता है? जी हाँ, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका आ गया 6 - 1/10, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक, तो इस तरह से 5/10 आया है। इसी तरह यहां पे वर्क किया गया है। ठीक है, 2/5 है ये वाला। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 माइनस 1/10। ठीक, तो ये हो गया 4 - 1/10, और ये है आंसर।
ठीक है, तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये 5/10 कैसे आया, 3/10 कैसे आया, तो कुछ इस तरीके से इसकी वर्किंग हुई। ठीक है, यहाँ पे इक्वली ये पार्टनर्स ने शेयर कंट्रीब्यूट किया है टूवर्ड्स द न्यू पार्टनर। तो रिजल्ट क्या आया, अब देखो यहाँ पे अक्षय का अब नया रेशियो कितना है, 5/10। अक्षय का नया रेशियो है 5/10। भारती का नया रेशियो अब क्या है, 3/10। बचा हुआ हिस्सा उसका कितना बचा है, 3/10 बचा है, पिछले वाले कंपैरिजन में कम बचा है। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू पार्टनर को कितना मिल रहा था, न्यू पार्टनर को मिल रहा था 1/5। तो फिर से वही लॉजिक, यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, बिना इसको सेम किया आप आंसर लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि रेशियो का सम टोटल बराबर आना चाहिए। ठीक है, मतलब ये नहीं आना चाहिए, अनइवन नहीं आना चाहिए। अब जैसे ये 5/10 पा रहे हैं, 3/10 पा रहे हैं, तो उनका भी 10 के कंपैरिजन में करेंगे, तो इट विल बी 2/10। ठीक है, तो ये है आपका न्यू PSR। ठीक, फाइव इज टू 3:2, दिस विल बी द न्यू PSR। इज दैट क्लियर? अब हम इसमें ही आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, यस दिस इज द एग्जामिनर ट्रैप। एंड जब भी इस तरह के वर्ड्स आते हैं न्यू PSR निकालने के लिए, सबसे ज्यादा स्टूडेंट वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है। तो ये मैंने स्पेशली अलग से एक स्लाइड बनाई है फॉर दिस वन, कि यहाँ पे आपको इन चीजों का खास से खास ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ एग्जामिनर ट्रैप आता है इन दो वर्ड से, फ्रॉम और टू का, जब न्यू PSR निकालना होता है। यस, इट इज मोस्ट एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग फॉर द न्यू PSR केस एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम बात करें एडमिशन के समय, अगर आपको स्टेटमेंट कुछ ऐसा दिया गया है कि फ्रॉम टर्म दिया गया है कि न्यू पार्टनर विल बी टेकिंग दिस मच फ्रॉम दिस पार्टनर, उसका मतलब क्या है? अगर लिखा है फ्रॉम, क्या लिखा है, फ्रॉम, लेना है, इसका मतलब क्या है, उस पार्टनर से इतना लेना है। ठीक है, इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट उसके प्रॉफिट ऑफ शेयर में से ले लेना है। ठीक है, तो उस केस में आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करेंगे। आप क्या करोगे? डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, ज्योति टेक्स 2/10 फ्रॉम अंशु, तो अंशु का जो भी ओल्ड शेयर होगा उसमें से 2/10 डायरेक्ट लेस। ठीक है, सो 2/10 ज्योति विल टेक फ्रॉम अंशु, पूरा 2/10। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे अंशु का शेयर भी कितने से कम होगा? डायरेक्टली इस शेयर से, 2/10 से। ठीक है, तो ये याद रखना है, अगर फ्रॉम लिखा है तो उतना पार्ट उस ओल्ड पार्टनर के PSR में से कम हो जाएगा। ठीक, ओके। अगर ऑफ लिखा है, तो पहले मल्टीप्लाई होएगा फिर सब्ट्रैक्ट होएगा, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है इतना उसके प्रॉफिट का निकालिए फिर वो कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जैसे राम ने सैक्रिफाइस किया है 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो पहले तो उसके राम के शेयर का 1/4 निकाला जाएगा। ठीक है, जब 1/4 निकल आएगा तब उसने पार्ट ऑफ प्रॉफिट से राम का ओल्ड PSR कम किया जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले राम के ओल्ड शेयर का क्या निकाला जाएगा? 1/4 निकाला जाएगा। फिर बाद में जो राम का न्यू शेयर होगा उसमें से जो वो सैक्रिफाइस कर रहा है उसे माइनस करके तब निकालेंगे, क्योंकि लैंग्वेज क्या बोल रही है? ऑफ, पहले निकालो शेयर। ठीक है, इट इज सेइंग दैट राम क्या कर रहा है? अपने हिस्से का इतना हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहा है। तो कितना हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहा है कैसे पता चलेगा? मल्टीप्लाई करके निकालोगे। ठीक है, क्लियर है? सो राम का सैक्रिफाइस कितना है? 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो राम का जो भी ओल्ड शेयर होगा उसका 1/4। ठीक है, अब इसी कंफ्यूजन को हम क्लियर करने के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको ये प्रो टिप पे ध्यान रखना है, दिस इज दी गोल्डन पॉइंट फॉर योर एग्जामिनेशन, जो कि आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्या करना है? रीड करना है प्रोपोजिशन क्लियरली कि फ्रॉम लिखा है कि ऑफ लिखा है। अगर फ्रॉम लिखा होगा, सिंपल क्या करना है? डायरेक्ट इमीडिएटली आपको उसको डिडक्ट करना है, सबट्रैक्ट करना है। अगर ऑफ लिखा होगा तो आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर डिडक्ट करोगे। इज दैट क्लियर? चलो इसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक फ्रॉम का क्वेश्चन है, एक ऑफ का क्वेश्चन है, दोनों मैंने साथ साथ किए ताकि कंफ्यूजन ना हो। एंड यस, ये जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसमें भी फ्रॉम एंड ऑफ लिख के बच्चे को कंफ्यूज किया जाता है, तो ये एग्जामिनर ट्रैप है। तो इसी से बचाने के लिए हम आपके लिए यहाँ पे सोल्यूशन पहले से बता रहे हैं ताकि आपको क्लियर रहे, जब रिविजन कर रहे हैं तो प्रॉपर करेंगे। ठीक है, ओके। जैसे कि एक केस सिनेरियो ये है, 3 पार्टनर्स थे, उसमें डी भी ऐड हो गया। डी कितने के लिए ऐड हुआ? फॉर 4
7th शेयर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी सी से ये 4th 7th शेयर ले रहा है, लिखा है यहाँ पे साफ साफ फ्रॉम ही एक्वायर्ड दिस 2/7 फ्रॉम ए, 1/7 फ्रॉम बी एंड 1/7 फ्रॉम सी। तो यहां मैंने आपको क्या बताया था, यहां मैंने बताया था जब भी फ्रॉम होगा डायरेक्ट माइनस होगा, ठीक है, क्लियर। तो यहां पे अगर हमें ये पता करना है कि ए का अब नया शेयर क्या है, ए का न्यू शेयर क्या है, ठीक है, यहां पे हमें ये तो ऑलरेडी आंसर्ड है कि ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, ही इज सैक्रिफाइसिंग 2/7 ऑफ हिज शेयर, ठीक है। तो यहां हमें ये चीज तो पहले ही पता है, यहां पे फ्रॉम का मतलब ही यही है कि वो इतना दे रहा है उसके हिस्से, अपने हिस्से का, ठीक है। तो ए का हिस्सा कितना था, यहां पे पहले इसका सम टोटल कर लीजिए, 3 3 3 6 6 एंड 8, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले आपको जब भी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू करनी है वो सम टोटल करके रखनी होगी कि रेशियो का सम टोटल क्या आ रहा है। तो ए का पुराना शेयर क्या है, क्योंकि हमें यहां पे देखना है कि उसके पास बचा कितना है, ठीक है, क्लियर। सो ए का ओल्ड शेयर है 3/8, ठीक, और नया शेयर में से अब उस नया शेयर निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे, वो अपने शेयर का कितना हिस्सा दे रहा है, ही इज गिविंग अवे 2/7 ऑफ हिज शेयर, तो 2/7 माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पे कुछ इस तरीके से हम आंसर निकालेंगे, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इसी तरह बी का निकाल लीजिए, इसका पुराना शेयर कितना था, इट वॉज 3/8, ठीक है, माइनस 2/7, दोनों सेम है, नो ये 1/7 दे रहा था, 1/7, ठीक है। नाउ बी अपना कितना पार्ट दे रहा है, 1/7, तो ये इसका सैक्रिफाइसिंग पार्ट है, ठीक है, ही इज गिविंग अवे 1/7 ऑफ हिज शेयर, तो मतलब उसके में से कितना शेयर कम कर दिया जाएगा, 1/7, ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट सी का निकाल लेंगे, इट इज 2/8 माइनस ये भी कितना दे रहा है, 1/7। तो जब भी फ्रॉम का केस होगा आप डायरेक्ट माइनस करोगे, ठीक है, ओके। नाउ न्यू पीएसआर पे वर्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे नया पीएसआर आपका क्या होगा, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डी का ये जो 4/7 है इसको बराबर कर लेते हैं, बराबर मतलब सबके में 56 था तो इसके में भी 56 कर लेते हैं, ओके। ना ठीक है, क्लियर। सो कुछ इस तरीके से हम निकालेंगे न्यू पीएसआर अगर आपको कहा गया है फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम के केस में हम यहां पे क्या करेंगे, हम डायरेक्ट माइनस करेंगे। तो आई होप यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि फ्रॉम के केस में हमारी कैलकुलेशन किस तरीके से होगी, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे एक और बार गो थ्रू कर लेते हैं। ए बी सी 3 पार्टनर थे, डी एडमिट हुआ था फॉर 4/7, जिसमें अगर हम बात करें उसने 2/7 लिया था हिस्सा किससे, फ्रॉम ए, एंड 1/7 लिया था उसने फ्रॉम बी, एंड 1/7 लिया था फ्रॉम सी। तो इसमें कुछ नहीं करना है, हमें डायरेक्ट यही शेयर उठा के हर एक पार्टनर के शेयर में से माइनस करना है। कौन सा शेयर, ओल्ड शेयर, ठीक है। ए का ओल्ड शेयर था 3/8, तो हम उसमें से माइनस करेंगे 2/7, तो हमारा आएगा 5/56। इसी तरह बी के में करेंगे एंड सी के में करेंगे, एंड फिर आएगा हमारा न्यू पीएसआर, ठीक है, क्लियर। अब न्यू पीएसआर बहुत जरूरी है ताकि आगे के इसमें एडजस्टमेंट आप उसी हिसाब से कर सके। नाउ ऑफ वाला देख लेते हैं। ऑफ के केस में मैंने आपको क्या सिखाया था, ऑफ के केस में मैंने आपको सिखाया था पहले मल्टीप्लाई देन माइनस, ठीक है, ठीक। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि भाई ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, ठीक है, तो ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है।
तो ए सैक्रिफाइस कर रहा है 2/7 ऑफ हिज शेयर। उसका शेयर कितना है? उसका शेयर है 7/10 और ये इसका 2/7 सैक्रिफाइस कर रहा है। तो पहले तो निकालना पड़ेगा ना कि कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। तो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, यहां भी बताया जा रहा है कि वो सैक्रिफाइस कर रहा है 2/7 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मच ही इज सैक्रिफाइसिंग, दैट्स व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग इट हियर। हमें सबसे पहले ये निकालना है कि वो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे उसका जो ओल्ड शेयर है एंड जितना वो सैक्रिफाइस करने के लिए पार्ट रेडी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो अपने ओल्ड शेयर का कितना सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है? ही इज रेडी टू सैक्रिफाइस 2/7। वो कितना सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है? 2/7। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे देखो इससे ये कट जाएगा तो बचेगा कितना? 2/10। बी का भी सीधा निकालेंगे। बी का भी हमें ये नहीं पता है कि उसने कितना सैक्रिफाइस किया, हमें ये बताया गया है कि वो कितना सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो ही इज रेडी टू सैक्रिफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर। उसका शेयर कितना है? उसका शेयर है 3/10 और वो 3/10 का कितना सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है? ही इज रेडी टू सैक्रिफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो 1/3 उसके शेयर का निकालना पड़ेगा ना, इसलिए यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/3। ठीक, ये कितना बचा? 1/10। इज दैट क्लियर? नाउ ए अपने शेयर में से कितना देने के लिए रेडी है? 2/10। बी कितना देने के लिए रेडी है? 1/10। तो इतना इतना उनके शेयर में से रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो ए का बचा हुआ शेयर कितना है? उसका पुराना शेयर था 7/10, नया जो वो शेयर देने के लिए रेडी है वो है 2/10। ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऐसे ही आंसर लिख देंगे। ठीक है, बी के साथ भी यही केस है। बी का ओल्ड शेयर था 3/10, वो अपना पूरा शेयर में से कितना देने के लिए रेडी है? 1/10 वो देने के लिए रेडी है, तो उसका बचा हुआ शेयर कितना होगा? ठीक है, और सी को कितना मिल रहा है? अब आप देखो सी को कितना मिल रहा है, ये कैसे पता करेंगे? ए से वो कितना पा रहा है? ए से पा रहा है 2/10। यहाँ पे ये तो बताया नहीं गया था कि सी कितने के लिए एडमिट हो रहा है, तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, ए से उसे कितना मिल रहा है? ये देखो यहां से देखेंगे, हम यहां से पता करेंगे कि सी को कितना मिल रहा है। तो सी को ए से कितना मिल रहा है? ही इज गेटिंग 2/10। बी से कितना मिल रहा है? बी से मिल रहा है उसको 1/10। ठीक है, तो टोटल उसको कितना मिल गया? 3/10। नाउ डिनोमिनेटर यहां सेम है तो यही हमारा पीएसआर हो जाएगा। न्यू पीएसआर है 5/2। 5:2:3। ठीक है, न्यू पीएसआर आपका क्या है? 5:2:3। ठीक है, क्लियर? सो दिस इज हाउ वी विल डू दी क्वेश्चन इन केस अगर फ्रॉम का आता है या ऑफ का आता है। तो आपको इन दो चीजों का ध्यान रखना है, ये आपके बहुत ही कंफ्यूजिंग पार्ट होते हैं न्यू पीएसआर को कैलकुलेट करने के लिए। चलो अब जल्दी से हम आगे देखेंगे हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों निकालना है। हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसलिए निकालना है ताकि हम गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सके। जो नया पार्टनर आ रहा है जिसको फ्यूचर का प्रॉफिट दिया जा रहा है, उसके अगेंस्ट में वो पार्टनर्स को कुछ देगा भी। वो क्या देगा? वो कंपनसेशन देगा। किस फॉर्म में देगा? गुडविल के फॉर्म में देगा। इसीलिए जो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बटेगी वो बटेगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कि कौन सा पार्टनर कितना सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हुआ है। नया पार्टनर उसे उतना ही कैपिटल एडजस्ट करके देगा, उसके लिए उसकी कैपिटल उतने से ही बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पे इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना बहुत जरूरी होता है। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्लेज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। क्लियर? ओके, सो यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो हम कैसे निकालेंगे? ये मैंने आपको बात पहले ही बताया था। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसको प्रीमियम मिलता है? प्रीमियम सिर्फ उसी को मिलेगा जिसने नए पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस किया, जिसने खुले मन से नए पार्टनर को अपनाया एंड अपना पार्ट ऑफ प्रॉफिट गिव अप करने के लिए रेडी हो गया। तो कभी कभी क्या होता है, एक पार्टनर ज्यादा गिव अप करता है और एक पार्टनर कम गिव अप करता है। जैसे कि पुराने केस में यहां देखें, देखो ए कितना गिव अप कर रहा है? ए गिव अप कर रहा है 2/10। बी कितना गिव अप कर रहा है? 1/10। कौन ज्यादा गिव अप कर रहा है? ए गिव अप कर रहा है ना। तो कायदे से देखा जाए ए को कंपनसेशन ज्यादा मिलना चाहिए और बी को थोड़ा कम। इसीलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, ओके। नाउ
ये यहाँ पे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि जिसने जितना सैक्रिफाइस किया है फॉर द न्यू पार्टनर उसको इतना शेयर ऑफ गुडविल मिल जाए, ठीक है, उसको उतना कंपनसेशन अच्छा मिले। तो यहाँ पे टाइम सेवर अलर्ट मैंने आपके लिए एक प्रो टिप यहाँ लिखी है, विच इज योर गोल्डन पॉइंट ऑफ द चैप्टर। इन केस ऑफ वन only where only the new partner share is given, आपको कभी भी do not calculate sacrificing ratio, क्योंकि उस केस में जो ओल्ड रेशियो होगा वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। अब ये केस वन क्या था? केस वन ये था, ओल्ड रेशियो दिया था, न्यू रेशियो दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया है, एंड जब भी आप यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग कैसे निकालेंगे? ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। तो उस केस में जो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा वो ओल्ड रेशियो के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। सो कुछ इस तरह से इन्होंने कहा है कि आपको अगर जब भी ओल्ड रेशियो दिया हो, व्हेन ओनली द न्यू पार्टनर्स शेयर अगर दिया है, जैसे कि हमारे एक क्वेश्चन में हमने देखा था यहाँ पे इन केस वन, जैसे यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ शेयर दिया हुआ था, हमें क्या दिया हुआ था? शेयर, ठीक है। उस केस में जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा वो ओल्ड रेशियो हो जाएगा, दैट इज 3:2, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ भी यही कहा जा रहा है, अगर आपको सिर्फ पार्टनर का शेयर दिया हो तो डू नॉट कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो बराबर होगा। एंड कुछ इस तरीके से अदरवाइज सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा अगर ओल्ड भी दिया है और न्यू भी दिया है, ठीक है। जैसे यहाँ राम कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? राम का पहले शेयर था 3/5, नया शेयर है 2/6, तो माइनस करके पता कर लेंगे, देखा हमने तो यहाँ पे पॉजिटिव ही आ रहा था, तो इसका मतलब राम इतना सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे श्याम कितना कर रहा है। श्याम कर रहा है गेन, ठीक है, 2/5 उसका शेयर था, अब उसका नया शेयर 3/6 है, तो देखा जाए ये आ रहा था नेगेटिव, तो श्याम ने एज अ पार्टनर को सैक्रिफाइस ही नहीं किया नए पार्टनर के लिए, तो श्याम को कंपनसेशन नहीं मिलेगा गुडविल का, सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा? राम को मिलेगा। किसको मिलेगा? राम को मिलेगा, क्योंकि वो कर रहा है सैक्रिफाइस, ठीक। चलो अब यहाँ पे नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को एक रिकैप देख लेते हैं, जो कि हमने चेंज इन पीएसआर में भी समझा था। कंपनसेशन पे होगा बाय द इनकमिंग पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ सुपर प्रॉफिट अर्न बाय द हार्डवर्क ऑफ द ओल्ड पार्टनर, तो मतलब ये ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा हु आर रेडी टू सैक्रिफाइस टुवर्ड्स द न्यू पार्टनर। हमेशा गुडविल का प्रीमियम उन्हीं को कंपनसेट किया जाएगा, दोज हु हैव सैक्रिफाइस, जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है अपना फ्यूचर शेयर ऑफ प्रॉफिट टुवर्ड्स द न्यू पार्टनर, ठीक है। वैल्यूएशन के 3 मेथड होते हैं जो हमने पहले भी पढ़े थे, उसी का मैंने यहाँ पे आपका एक रिकैप लिया है, ताकि आपको ये फिर से ध्यान में रहे कि हाँ ये भी हमने पढ़ा था, ये भी ध्यान में रख के चलना है, जहाँ पे आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड आपने पढ़ा था, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करेंगे क्या ट्रीटमेंट होता है प्रीमियम फॉर गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। सो अगर हम देखें, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, कंपनसेशन विल बी गिवन टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ओनली। केस 1 है, अगर ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को दिया जा रहा है वो प्राइवेटली दिया जा रहा है, प्राइवेटली मतलब इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पास होने की जरूरत नहीं है, अलग से दिया जा रहा है, आपस से मामला सेटल इन किया जा रहा है, जरूरी नहीं है कि वो वहां पे कंपनी में दिखाएं या बुक्स ऑफ अकाउंट के थ्रू ये ट्रांजैक्शन शो करे। सो वो पर्सनल लेवल पे जाके इसका सेटलमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। अगर प्राइवेटली पेड है तो प्रीमियम फॉर गुडविल की कोई एंट्री पास नहीं होगी, तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में देखना है ध्यान से, प्रीमियम फॉर गुडविल कहीं प्राइवेटली तो नहीं पे है। अगर प्राइवेटली पे है तो यू आर गुड टू गो, कोई एंट्री ही नहीं पास करनी, ना कोई एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। बट अगर ब्रॉट इन कैश है, बकायदा प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कैश लाया गया है, ठीक है, तो अगर कैश लाया गया तो उसके केस में पहली एंट्री ये होगी, जितना भी कैश लाया गया, इवन मतलब इट कैन बी इन द कैश फॉर्म और थ्रू द बैंक, तो कैश और बैंक को करेंगे हम डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और अब इसी प्रीमियम फॉर गुडविल को पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उनमें बांट दिया जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट एंट्री होगी, ये होगी आपकी पहली एंट्री, ये होगी नेक्स्ट एंट्री, ठीक है, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो को फॉलो करना है, किस रेशियो को फॉलो करेंगे हम लोग? सैक्रिफाइसिंग रेशियो को, ठीक है। जिस पार्टनर ने जितना सैक्रिफाइस किया उसको उतने ही प्रीमियम ऑफ गुडविल का हक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए और बी के बीच में 3:2 है, क्या है?
3:2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लाख को डिवाइड करोगे 5 हिस्सों में, जिसका 3 हिस्सा मिलेगा ए को और 2 हिस्सा मिलेगा बी को, ठीक है। क्लियर? इज दैट क्लियर? सपोज सी लेकर आया 1 लाख की गुडविल कैश में, ठीक है। तो यही ए और बी के बीच में बढ़ जाएगी, किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये कर लेना, क्या आ जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट हमारे कुछ केसेस है, केस लाइक कि अगर ये जो गुडविल पार्टनर लेकर आया था, एडिशनल पार्टनर लेकर आया था, एंड ये जो गुडविल बटी थी पार्टनर्स कैपिटल में, अगर ये इसको विड्रॉ कर सके तो, ठीक है। अगर ये इसे विड्रॉ कर लेते हैं तो उसकी एक अलग एंट्री पास होगी, विच इज दिस, ठीक है, लाइक ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश और बैंक, ठीक। अब देखा जाए तो ये उनके कैपिटल में क्या हो रही है? ऐड, इसीलिए पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ पे हो रही है क्रेडिट। क्यों? क्योंकि वो कंपनसेट हो रहे हैं, उन्हें कुछ मिल रहा है, एंड जब भी पार्टनर्स को कुछ मिलता है, उनकी कैपिटल की वैल्यू, जब भी पार्टनर को फर्म के थ्रू कुछ मिलता है, यहाँ पे सी ने फर्म को दिया कैश में, तो फर्म ने वही उठा के पार्टनर्स को दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जब भी पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है, ठीक है। तो यहां पे अगर ये उसी अमाउंट को विड्रॉ करेंगे तो उनकी कैपिटल हो जाएगी कम, इसलिए डेबिट। और उनको क्या मिल रहा है? क्या जा रहा है बिजनेस से? कैश और बैंक के फॉर्म में अमाउंट जा रहा है, तो इसलिए कैश और बैंक अकाउंट हो जाएंगे क्रेडिट, ठीक है। ओके, सो ये एक आपकी नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी। ये एंट्री कब पास ऑन करोगे? जब आपको यहाँ पे लिखा हो कि प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर अपने साथ घर ले जा रहे हैं, वो निकाल रहे हैं इस कंपनसेशन को, तो कोई दिक्कत नहीं है उनको। यहाँ पे देखो, देखा जाए तो उनकी कुछ कैपिटल बिजनेस में ऑलरेडी विजिबल हो रही थी, उनकी अभी कैपिटल बढ़ गई थी। किस अमाउंट से बढ़ी थी? जो प्रीमियम फॉर गुडविल उन्हें मिला है एज अ कंपनसेशन, ठीक है। तो वो इसे अगर घर भी ले जाएंगे तो दैट इज गुड इनफ, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बढ़ी हुई कैपिटल उनकी दिख रही थी, सो दे वांट टू कीप इट टू देमसेल्फ, तो ये उसे निकाल भी सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर विड्रॉ करते हैं तो इस तरह की एक एंट्री पास ऑन होगी, ठीक है। ओके, नाउ क्या होगा अगर पार्टनर क्या करे? जो नया पार्टनर है एसेट में लेकर आए, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कैश। मतलब वो जो कैपिटल दे रहा है या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल दे रहा है, वो लेकर आ रहा है इन काइंड, इन द टर्म्स ऑफ एसेट। तो वो जो भी एसेट लेकर आ रहा है, जो भी एसेट लेकर आए, वो सारे एसेट हो जाएंगे डेबिट। फिर हम इसे देखेंगे, उसने कैश तो दिया नहीं, तो ये उसके एज अ कैपिटल ला रहा है, ठीक है। फिर बचा हुआ हम देखेंगे कि ये कितना, ये जो हमारा आंसर आएगा ये हम बैलेंसिंग में डालेंगे, ठीक है। एंड जो भी उसका पार्ट ऑफ गुडविल है उसको भी करेंगे क्रेडिट, ठीक। क्लियर? अब देखो, इसको यहाँ पे जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल है ये बटेगा अगेन टू दी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इसको समझने के लिए मैं आपको एक इलस्ट्रेशन कराती हूँ, वहां से ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। सपोज ए बी पार्टनर से सी ऐड हुआ था फॉर 1/6 शेयर, न्यू PSR हो गया 13:7:4। अब सी ने कैश ना देके ये सारे एसेट लेकर आया है, ठीक है। स्टॉक लेकर आया वो, जिसके लिए जिसमें बिजनेस डील कर सकें 60,000, डेटर्स लेकर आया वो 80,000, लैंड लेकर आया वो 2 लाख, और प्लांट एंड मशीनरी लेकर आया वो 1,20,000। एंड उस समय जो गुडविल वैल्यू कर रही थी एडमिशन के समय, ठीक है, वो थी 7,50,000। तो अगर हम बात करेंगे सी को कितनी गुडविल लानी चाहिए थी, सी का शेयर ऑफ गुडविल है, उस समय गुडविल की वैल्यू कितनी थी बिजनेस की? 7,50,000। तो वो इसी का तो लाएगा ना, सी का शेयर कितना है? 1/6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1,25,000, ठीक है। तो मतलब सी को गुडविल कितनी लानी है, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाना है? वो लाना है उसको 1,25,000 में। अब देखा जाए वो कैश नहीं दे रहा, उसने कहा जो एडजस्ट करना है इन्हीं की वैल्यू में से एडजस्ट कर लो। तो फर्म ने कहा ठीक है, हम एक काम करते हैं, सारे एसेट्स को हम करेंगे डेबिट, इसी में से हम आपका ये वाला अमाउंट चार्ज कर लेंगे गुडविल का, ये वाला, ठीक है, जो आपको गुडविल के फॉर्म में देना है। और जो बच जाएगा इन एसेट वैल्यू में से, मतलब सबसे पहले तो इनकी ओवरऑल वैल्यू में से क्या चार्ज होगा?
क्या किस में ट्रांसफर होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल में। वो कैश नहीं ला रहा है, उसने फर्म को एसेट दे दी कि आप इसी में से समझ लीजिए, ठीक है, मैं आपको ये सारी एसेट दे रहा हूँ, इसी की वैल्यू में से आप प्रीमियम फॉर गुडविल की वैल्यू निकाल लीजिए और मेरी कैपिटल भी समझ लीजिए। तो ठीक है, पहले आप इन सब की सम वैल्यू कर लीजिए, ठीक है, सम वैल्यू करने के बाद उसमें से जो भी उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट निकाल लीजिए, फिर इस वैल्यू में जो भी बचेगा प्रीमियम फॉर गुडविल चार्ज करने के बाद जो भी बैलेंस बचेगा उसको कैपिटल कहला दीजिए, ठीक है, उतना वो उस पार्टनर की कैपिटल कहलाई जाएगी, लाइक है, ठीक है। अब देखा जाए तो यहाँ पे ओवरऑल हम सबसे पहले सारे एसेट्स को करेंगे डेबिट, इस वैल्यू में सबसे पहले हम चार्ज करेंगे 1,25,000 एंड फिर जो बचा वो बचा है 3,35,000, ठीक है, क्लियर। सो यहाँ पे आपको ओवरऑल सबसे पहले उसकी वैल्यू को सम अप करना है, किसे, स्टॉक प्लस आपका डेटर्स प्लस लैंड प्लस प्लांट एंड मशीनरी, ठीक, इट विल बी 4,60,000। 4,60,000 में से हम माइनस करेंगे सबसे पहले वो प्रीमियम फॉर गुडविल जो कि पार्टनर को लाना था, ठीक है, तो इसी वैल्यू में से हम एडजस्ट करेंगे, तो इस वैल्यू में से इतना अमाउंट एडजस्ट हो गया टूवर्ड्स दी गुडविल विच इज 1,25,000 और बचा हुआ उसकी कैपिटल की तरह ट्रीट करेंगे, एज वो कैश तो ला नहीं रहा था तो इसी वैल्यू में हम करेंगे क्योंकि फर्म को तो मिल रहा है ना, ठीक। अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिल जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ये हम निकाल लेंगे यहाँ से। ये हम कैसे निकालेंगे, जैसे ए का सैक्रिफाइसिंग निकालो आप, ठीक, ओल्ड शेयर इसका कितना है 7/12 और न्यू शेयर कितना है, न्यू शेयर में भी आपको सबका सम टोटल करना पड़ेगा, मतलब जैसे कि न्यू शेयर में दिया है 13 7 + 4, ठीक है, तो ये यहां से पहले आप सम अप कर लो, ठीक है, तो अब यहाँ पे 13/24 मेंशन करोगे, वहां पे भी यही किया था 7 + 5 12, तो इसीलिए नीचे आपने क्या लिखा है 12, ठीक है, 7/12 - 13/24, अब डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, ठीक है, ओके, 1/24, इसी तरह बी का निकाल लीजिए, बी का कितना नया शेयर है 7/24, अगेन मल्टीप्लाई टू बोथ साइड, तो ये आपका हो जाएगा 10 - 7, ये कितना आएगा फिर आपका 3/24, ठीक है, सो 1:3 के रेशियो में हम इसको कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, क्लियर, ओके। नाउ कुछ इस तरह से एंट्री पास होगी फॉर दी केस डी, अगर पार्टनर कैश ना लाके, नया पार्टनर कैश ना लाके काइंड में ला रहा है गुडविल, ठीक है, तो उस केस में हम देखेंगे कितना एसेट लेकर आ रहा है, ठीक है, उसी को डेबिट करेंगे अगेंस्ट द प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, अगर ज्यादा है तो हम उसमें देखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल उसे कितना लाना है, ठीक है, एंड देन हम वही एंट्री पास करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट है आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो अगर एग्जिस्टिंग भी है और पार्टनर भी लेकर आ रहा हो। अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उस केस में आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री पास होगी। अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है तो वो किसको बिलोंग करती है, वो ओल्ड पार्टनर्स को बिलोंग करती है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में आपको गुडविल दिख रही है, तो अगर वो आपको दिख रही है तो सबसे पहले तो उसको क्लीन अप करो, क्लीन अप द पास्ट देन रिकॉर्ड द फ्यूचर। तो ओल्ड गुडविल बिलोंग्स टू द ओल्ड पार्टनर, सो इट विल गेट डिस्ट्रीब्यूट अमंग देम इन द ओल्ड रेशियो। पुरानी गुडविल जो बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रही है वो पुराने पार्टनर्स को बिलोंग करती है एंड इसीलिए उसको हम पुराने रेशियो में बांटेंगे पार्टनर्स के बीच में, जिससे उनकी कैपिटल अकाउंट होगी बढ़, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे जो एंट्री पास होगी, सॉरी इसे करेंगे हम एडजस्ट, जिसकी वजह से हम उसको क्या कहते हैं राइट ऑफ करेंगे, तो इसलिए उनकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होंगे डेबिट, ठीक है। ये किस रेशियो में करेंगे, इस रेशियो को करेंगे हम ओल्ड रेशियो में, ठीक है। सो ओल्ड गुडविल इन पार्टनर्स इट मस्ट बी रिटन ऑफ, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे डेबिट एंड यहाँ पे गुडविल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि गुडविल कहाँ दिखती है, गुडविल दिखती है आपके एसेट साइड पे, दैट्स वाई इसको राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। जब हम इसको राइट ऑफ करेंगे तो इट विल बी दी राइट ऑफ अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स, मतलब ये उनको ही बिलोंग करती है, सो इट विल गेट क्लीन अप बाय दी ओल्ड पार्टनर्स ओनली, इट विल गेट राइट ऑफ बाय दी ओल्ड पार्टनर्स ही इसका बेयर करेंगे एंड देन उनकी पार्टनर्स को इसके अगेंस्ट पे सेट ऑफ किया जाएगा, राइट ऑफ किया जाएगा, ठीक है, अगेंस्ट दी गुडविल, क्लियर। नाउ अब ये तो पुरानी गुडविल तो हो गई,
अब हम देखेंगे जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है उससे नए पार्टनर्स का फायदा ही होता है क्योंकि वो उनकी कैपिटल में एड ऑन होती है। तो पुरानी गुडविल तो खत्म कर दी गई, ठीक है, वो पार्टनर्स के बीच में चार्ज हो गई। अब नए गुडविल के लिए तो पैसा उनको मिल ही रहा है, तो पुरानी गुडविल का क्यों रखेंगे, ठीक है, क्लियर। तो पुरानी गुडविल से उनकी कैपिटल अकाउंट कर दी गई डिक्रीज, ठीक है, पुरानी गुडविल से उनकी कैपिटल अकाउंट क्या हुई, डिक्रीज इन दी ओल्ड रेशियो। अब नए में देख लेते हैं उन्हें कितना क्या मिलेगा, ठीक। सो न्यू पार्टनर का प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है, तो जैसे एंट्री आपको बताई थी वैसे आपको पास करनी है, पहले ये पास करोगे देन ये पास करोगे, बैंक अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, देन प्रीमियम फॉर गुडविल टू दी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इफ, सेकेंड केस है, व्हाट इफ अगर नया पार्टनर ब्रिंग्स नो कैश, मतलब वो गुडविल के लिए कुछ भी नहीं लाता है, ठीक है, अगर वो गुडविल के लिए कुछ नहीं ला रहा है तब भी पार्टनर्स को कंपनसेशन तो मिलेगा। अब यहां पे कहा गया है कि वो जो ला रहा है पैसा वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट है और उसके कैपिटल अकाउंट को तो हम टच नहीं कर सकते हैं क्योंकि कैपिटल तो एज इट इज रहेगा। तो उस केस में उसका एक अकाउंट खुलेगा विच इज द न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट खुलेगा, जहां से वो ओल्ड पार्टनर को कंपनसेट करेगा फॉर दी गुडविल, for the sacrifice that they are making towards the new partner, ठीक है। सो यहां पे हम न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन करेंगे ताकि वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट कर सके। अब कैपिटल तो हमें टच करना अलाउड नहीं है, गुडविल के लिए वो कैश लाया नहीं है, अब कभी तो ये अमाउंट एडजस्ट करना है ना, तो हम इसलिए फॉर द टाइम बीइंग हम उसका ओपन कर देंगे पार्टनर का करंट अकाउंट, ठीक। तो न्यू पार्टनर का उस केस में करंट अकाउंट ओपन होगा, किस केस में ओपन होगा, अगर नया पार्टनर कुछ नहीं लाता है फॉर दी गुडविल, नो कैश फॉर दी गुडविल, इन दैट केस नए पार्टनर का करंट अकाउंट होगा ओपन, वो होगा डेबिट और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा कंपनसेशन उनके कैपिटल अकाउंट में थ्रू दी पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है, क्लियर। दैट्स व्हाट द योर गोल्डन पॉइंट हियर कि आपको डेबिट करना है करंट अकाउंट ना कि कैपिटल अकाउंट, ताकि कैपिटल अकाउंट में कुछ भी ऐसा एडजस्टमेंट ना हो, मतलब वो फ्यूचर एडजस्टमेंट के लिए रेडी रहे, हम इसे बाद में एडजस्ट करेंगे, ठीक है, क्लियर, ताकि उसमें सारे एडजस्टमेंट हो सके एंड ये जो वो नहीं ला रहा है उसकी शेयर ऑफ कैपिटल उतना ही दिखे, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे कितना अमाउंट डेबिट होगा, जितना उसका शेयर ऑफ गुडविल होगा, क्लियर। यहाँ पे वही आपका एक इलस्ट्रेशन है, राहुल एडमिट होता है 1/3 शेयर, गुडविल नहीं लाता है, वो 30,000 का गुडविल है ओवरऑल 30,000 की एंड ही ब्रिंग्स नो कैश फॉर द गुडविल, तो राहुल का करंट अकाउंट होगा डेबिट, इस 30,000 का आप 1/3 निकालेंगे विच इज 10,000, तो राहुल का करंट अकाउंट होगा डेबिट 10,000 से एंड रिमेनिंग पार्टनर का अकाउंट होगा क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो विच कैन बी 6:4, ठीक है, मतलब 6,000 एंड 4,000 के पार्ट में। ओके, नाउ अगर गुडविल वेर नॉट ब्रॉट इन कैश, उसी के कंटिन्यूएशन में एक और इलस्ट्रेशन मैंने आपको यहाँ पे दिया है, सी एडमिट होता है 1/4 शेयर के लिए, ठीक है, उसका शेयर कितना है 1/4, फर्म की गुडविल है 40,000, तो उसका शेयर कितना हो जाएगा 40,000 में 1/4, ये कितना हो गया, उसको कितना लाना चाहिए, तो उसे लाना था 10,000, बट सी लाता है सिर्फ कैपिटल, कोई गुडविल आया ही नहीं कैश में, ठीक है, तो उस केस में कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल तो लिखोगे ही, ठीक है, उसके साथ साथ ये नई एंट्री भी पास होगी विच इज फॉर दी गुडविल, पहली एंट्री ये पास होगी, सेकेंड एंट्री ये पास होगी, सीज करंट अकाउंट 10,000, ये 10,000 कहां से आया, यहां से, ठीक है, ये डेबिट होगा टू ए एंड बी के किस रेशियो में होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ये 10,000 ए और बी के बीच में बढ़ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम ट्रीट करेंगे अगर नया पार्टनर कुछ भी नहीं लाता है फॉर दी गुडविल, इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल अगर नया पार्टनर नहीं ला रहा है तो हम कुछ इस तरह से एंट्री पास करेंगे। आई होप यू हैव गॉट दी पॉइंट। नाउ नेक्स्ट ट्रीटमेंट बच्चों, गुडविल का नेक्स्ट ट्रीटमेंट है अगर पार्ट पेमेंट में हाइब्रिड अप्रोच में पार्टनर अपना गुडविल लाता है, नया पार्टनर गुडविल ला रहा है, ठीक है, तो जैसे कि उसको टोटल गुडविल लानी थी 50,000 पर उसने कैश लाया सिर्फ 20,000 का, बचा हुआ वो 30,000 नहीं लाया, तो देखो जब भी वो कैश नहीं ला रहा था गुडविल के लिए हम क्या ओपन कर रहे थे, करंट अकाउंट ना, तो सेम यहां भी करेंगे, हमारे यहाँ पे दो चीजें ओपन होंगी,
एक तो वो कैश में जो लाया उसके लिए हम कैश और बैंक का नाम यूज करेंगे, और जो वो नहीं लाया उसके लिए हम यूज करेंगे पार्टनर का करंट अकाउंट, जो कि एडजस्ट होगा बाद में, ठीक है। सो ये अनपेड पोर्शन हम रिप्रेजेंट करेंगे पार्टनर के करंट अकाउंट से, और पेड पोर्शन रिप्रेजेंट करेंगे कैश और बैंक से, क्योंकि इतना तो बिजनेस में आया ही है ना, फर्म में आया है, तो डेबिट करेंगे, ठीक है। व्हेनेवर कैश इज इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस थ्रू एनी सोर्स, इट गेट्स व्हाट, इट गेट्स डेबिट, क्योंकि वो बढ़ रहा है, वो रियल अकाउंट का पार्ट है, ठीक है, क्लियर। सो यहाँ पे 20,000 आपका ये हो गया, 30,000 ये, और ये हो गया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह से भी कर सकते हो कि प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। चाहे तो आप अलग अलग एंट्री पास करो, चाहे आप सेम एंट्री पास करो, ठीक है, क्लियर, ओके। सो नाउ बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सैक्रिफाइस पार्टनर का दिखाएंगे, ओवरऑल देखेंगे कि उसको जो मिलेगा फुल शेयर मिलेगा, विच इज दिस, इन दोनों का सम टोटल करके उसको शेयर मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पे हमें दो चीजों को ध्यान में रखना है कि अगर वो पार्ट में ला रहा है, अगर वो पार्ट में ला रहा है, इन दैट केस हमें देखना है वो कितना कैश में लाया है और कितना वो नहीं लाया है, ठीक है। एंड इन दैट केस जितना वो नहीं ला रहा है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट टॉपिक जो हमको देखना है, इट इज दी हिडन गुडविल केस, ठीक है। हिडन गुडविल केस भी आपका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केस सिनेरियो है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। So now let's understand the hidden goodwill concept. So when goodwill is not given but it can inferred from the total capital, मतलब goodwill की वैल्यू नहीं दी है बट आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, उस केस में हमें इस तरह से काम करना है। तो स्टेप वाइज समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि हम ओवरऑल टोटल कैपिटल निकालेंगे। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है बच्चों, और इसकी जनरल एंट्री भी आती है, तो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम वो जो आपके लंबे वाले क्वेश्चन होते हैं ना, बड़े स्टेप वाइज वाले क्वेश्चन, हम उसको सॉल्व करेंगे। सो जब क्वेश्चन में आपका नया पार्टनर ऐड हो एंड उसमें पार्टनर की गुडविल को निकालने का तरीका ना दिया हो एंड वो गुडविल ला रहा है, तो उस केस में हम यहाँ पे निकालते हैं हिडन गुडविल, ठीक है। तो हिडन गुडविल कैसे निकालोगे? सबसे पहले पूरे फर्म की टोटल कैपिटल फाइंड करेंगे। अब ये कैसे फाइंड करेंगे? ये फाइंड करेंगे जो न्यू पार्टनर की अगर जो भी कैपिटल होगी, ठीक है, जो भी वो कैपिटल ला रहा है, हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेसिप्रोकल किसका? उसके शेयर का, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ शेयर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल 1/6 है तो उसको 6/1 कर देंगे, 1/3 है तो 3/1 कर देंगे एंड उसकी कैपिटल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आएगी आपकी क्या? ओवरऑल कैपिटल। इसका मतलब कैसे? देखो, फॉर एग्जाम्पल जो भी कैपिटल बिजनेस की थी, जो भी कैपिटल थी, उसको कहा गया कि ये ओवरऑल 5 हिस्से की वैल्यू है, आप इसका एक हिस्सा ब्रॉट इन करके लेकर आइए। तो वो लेकर आया कितना? 1/5, ठीक है। तो अगर वो 1 लाख ला रहा है तो ये 1 लाख कितने हिस्से की वैल्यू हुई? 1 की, और ओवरऑल कितना था? 5। तो 5 से मल्टीप्लाई, वो 1 लाख कितने की वैल्यू? 1 की ना, तो 1 से डिवाइड, और हमें ओवरऑल पता करना है तो कितने हिस्से हैं? 5, तो 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर ये हमें टोटल कैपिटल पता चल जाएगी। जब हमें टोटल कैपिटल पता चल जाएगी तो हम देखेंगे कि अभी सारे पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर मिला के कितनी कैपिटल हो रही है, यहाँ पे एडजस्टमेंट से निकलेगा, ठीक है। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी एडजस्टेड कैपिटल है, मतलब हर तरह के एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी पार्टनर की कैपिटल बच रही है वो, ठीक है। एंड देन न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसमें ऐड करोगे, फिर देखोगे कि अमाउंट कितना है, फिर इसको और इसको कंपेयर करेंगे, स्टेप 1 को एंड स्टेप 2 को कंपेयर करेंगे। तो ऑब्वियसली ये ज्यादा होगी, ये कम होगी, ठीक है। सो उस केस में क्या करेंगे, इसको इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी डिफरेंस वैल्यू आ रही होगी, इस दोनों के बीच के डिफरेंस वैल्यू को ही हम कहते हैं हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल कैसे निकलेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओवरऑल कैपिटल निकालेंगे फर्म की विद द हेल्प ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड द रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, ठीक है। उसकी ओवरऑल कैपिटल जितनी वो ला रहा है एंड उसके शेयर का रेसिप्रोकल, ठीक है। एंड देन हम उसको माइनस करेंगे किससे? ओवरऑल कैपिटल जो अभी एग्जिस्ट कर रही है, पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल, मतलब हर तरह के ट्रीटमेंट करने के बाद, एंड उसके बाद न्यू पार्टनर्स कैपिटल, मतलब हम गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे, ठीक है। फिर जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा वो हमारा आपका
इसमें क्या होगा, हिडन गुडविल का अमाउंट। ठीक, एक केस सिनेरियो दिया है, जैसे कि सी ब्रिंग्स कर रहा है 1 लाख, ठीक है, तो 1 लाख उसकी कैपिटल है, ठीक है, तो उससे कहा गया कि मान लो पूरे फर्म की कैपिटल 4 हिस्से के, मतलब ओवरऑल जो वर्थ है उसकी 4 है, उसका आपको 1 हिस्सा लाना है, तो वो 1 हिस्सा ले आया, तो ओवरऑल कितनी हो रही थी, तो इसी को रेसिप्रोकल कर दो, मतलब 1/4 का उल्टा कितना, 4/1, मतलब ये 1 लाख कितने हिस्से की वैल्यू थी, 1 की, हमें कितने हिस्से की पता करनी है, ओवरऑल पूरे हिस्से की वैल्यू पता करनी है, विच इज 4, तो 1 को 1 से डिवाइड कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 इंटू 4 कितना आ गया, 4 लाख। एक्चुअल कैपिटल कितनी कही जा रही है, जो ओल्ड कैपिटल दिख रही है, एडजस्टेड कैपिटल है ए और बी की 2 लाख, ठीक है, तो खाली 2 लाख नहीं लेंगे, ओवरऑल पता करना है, क्योंकि अब सी भी है, तो ओवरऑल कितना हो गया, 2 + 1 3 लाख ओवरऑल कैपिटल दिख रही है, और अभी इसके बेसिस पे कितनी कैपिटल होनी चाहिए, 4, तो इसका मतलब ये जो 1 लाख एक्स्ट्रा है, ये 1 लाख एक्स्ट्रा क्या है, हिडन गुडविल, यही होगी गुडविल की वैल्यू, और इसी वैल्यू का शेयर वो लेकर आएगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आपको ये चीट कोड मैंने दिया है, विच इज द गोल्डन पॉइंट अगेन फॉर यू गाइज, इज डोंट फॉरगेट टू ऐड द न्यू पार्टनर्स कैपिटल इन स्टेप 2। भाई ये बिल्कुल ध्यान रखना है, प्रो टिप है ये आपके लिए। प्रो टिप क्या है, प्रो टिप ये है कि आप जो भी एक्चुअल कैपिटल निकालेंगे, पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल पहले निकाल लो, उसके बाद नए पार्टनर के कैपिटल को ऐड करना मत भूलना, अक्सर ये मिस्टेक हो जाती है। तो ये है आपके लिए प्रो टिप कि आपको नए पार्टनर की कैपिटल ऐड करनी ही करनी है इन दी ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है कि हमें ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कैसे करना है। देखो जितने भी पुराने रिजर्व है, जितने भी पुराने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, वो ओल्ड पार्टनर को बिलोंग करते हैं। जिस तरह से हमने चेंज इन पीएसआर में उनको ट्रीट किया था, उसे यहाँ भी ऐसे ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। सो अगर प्रॉफिट और रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है तो ये एंट्री पास होगी। जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन, जो भी हमने रिजर्व चेंज इन पीएसआर में जिस तरह से ट्रीट किए थे, उसी तरह से ये ओल्ड पार्टनर के हैं, ओल्ड पार्टनर को मिलेंगे, ओल्ड रेशियो में मिलेंगे, ठीक है, क्लियर। यहाँ रेशियो कौन सा फॉलो करोगे, ओल्ड रेशियो, ठीक है, क्लियर। तो ये ओल्ड पार्टनर के कैपिटल में ऐड ऑन हो जाएगा, नए पार्टनर को उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। अगर लॉस दिख रहा है तो एंट्री रिवर्स हो जाती है, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स को उसको अब बियर करना पड़ता है। लॉस है तो पहले बियर करो, पहले अपनी कैपिटल में से एडजस्ट कराओ, जितने भी लॉसेज है उसका अगर देखा जाए उसको बियर किसको करना पड़ता है, पार्टनर्स को करना पड़ता है, उनकी कैपिटल गिर जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो भी लॉस है ये उनकी कैपिटल में से चार्ज हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। तो जितने भी ओल्ड थिंग्स हैं वो पार्टनर्स के बीच में एडजस्ट हो जाएगी ओल्ड रेशियो में, ठीक है, ओके। ये मैंने आपको चेंज इन पीएसआर में सिखाया था ना कि वर्कमैन कंपनसेशन का अगर क्लेम है या क्लेम ज्यादा आ गया है तो एंट्रीज क्या होगी, सेम एंट्रीज यहाँ पे भी पास होगी, इवन फॉर द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो क्लीनिंग दी कबर्ड बिफोर दी एडमिशन, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है कि जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो जितनी भी पुरानी चीज होंगी आपको पहले उन्हें क्लीन अप करना होगा। पुरानी कबर्ड साफ करोगे तभी तो नए को लेकर आओगे। तो पुरानी जितनी भी चीजें हैं पुराने कबर्ड में जगह बनानी पड़ेगी, उनको साफ करना पड़ेगा एंड उनको खत्म करके तब नए व्यक्ति के लिए चीजें आप दोबारा से क्रिएट कर पाओगे। तो अगर ये आपके अगेन जनरल रिजर्व, वर्किंग कंपनसेशन रिजर्व, आईएफआर, ये सब ओल्ड पार्टनर्स के बीच में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और जो भी आपके लॉसेज हैं या आपके सस्पेंस अकाउंट में कुछ दिख रहा है या डिफर्ड में है, इन्हें करना है राइट ऑफ। इन्हें क्या करोगे आप, राइट ऑफ करोगे, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करोगे। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका रिवैल्यूएशन। हाँ, रिवैल्यूएशन यहां भी बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंजेस हो रहे हैं तो पुरानी सारी चीजें खत्म करनी है ना। तो अब ये भी देखना होगा कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू में अगर कोई चेंज आया है तो उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। जब सब चेंज कर ही रहे हैं तो उनकी वैल्यू उनकी वैल्यू में जो एडजस्टमेंट हुए हैं वो भी कंसिडर कर लेते हैं एंड उस पार्ट में जो भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स अपने पास रख लेंगे, ठीक है, ताकि नए सिरे से चीजें शुरू हो सके, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन में डेबिट क्या होती है? सारी सैड न्यूज और लॉसेस ऑन द पार्ट ऑफ द फर्म, एंड जितनी भी गुड न्यूज, हैप्पी न्यूज है ऑन द पार्ट ऑफ द फर्म वो कहाँ होंगी? क्रेडिट। तो सैड न्यूज क्या हो सकती है? भाई एसेट की वैल्यू गिर गई, मेरे लिए सैड न्यूज है, तो उसको क्या करेंगे? डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल है, तो जितनी भी सैड न्यूज है वो डेबिट, क्योंकि रूल क्या कहता है रिवैल्यूएशन का? नॉमिनल का रूल क्या कहता है? नॉमिनल का रूल ये कहता है जिस भी चीज से फर्म होगा दुखी उसे करेंगे डेबिट, जिस भी चीज से फर्म होगी खुश उसे करेंगे क्रेडिट। डेबिट ऑल दी लॉसेस, क्रेडिट ऑल दी गेन्स, ठीक है।
तो यहाँ पे जितने भी हमारे फर्म के लिए जितनी भी नुकसान की बातें हैं, जितनी भी दुखद बातें हैं, उन्हें कर दीजिए आप डेबिट। एसेट की वैल्यू को घटना, ठीक है, एसेट है मेरे लिए फायदे की चीज है, फ्यूचर बेनिफिट देने वाले थे, उनकी वैल्यू घट गई, उन्हें क्या करोगे, डेबिट। लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, मेरा बर्डन, मेरा ऑब्लिगेशन बढ़ गया, उनसे करोगे क्या, डेबिट। ठीक है, कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, मतलब यहाँ पे एक ऐसी लाइबिलिटी थी जिसके बारे में पता ही नहीं था, तो बर्डन तो बढ़ गया ना, ऑब्लिगेशन क्या हुए, बढ़ गए, तो उसे भी क्या करोगे, डेबिट। तो ये है आपकी रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड और ये है आपकी रिवैल्यूएशन की क्रेडिट। अगेन क्रेडिट में क्या क्या करेंगे, जितनी भी अच्छी बातें हैं, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, डेबिट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, अच्छी बात है, लाइबिलिटी कम हो गई, बर्डन कम हो गया, तो उसको करोगे क्रेडिट। अनरिकॉर्डेड एसेट, क्रेडिट। ठीक है, अब यहां पे कंपेयर करेंगे दोनों वैल्यू के, अगर क्रेडिट ज्यादा है, ये साइड ज्यादा है, ठीक है, ये साइड ज्यादा है और ये साइड कम है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो यहां लिखा जाएगा, क्योंकि हमें दोनों के बराबर वैल्यू आनी चाहिए, यहां पे जो सम आना चाहिए और यहां पे जो सम टोटल आना चाहिए वो बराबर आना चाहिए। अब ये ज्यादा है तो यहीं पे डिफरेंस लिख दोगे तो ये तो और बढ़ जाएगा ना, तो अल्टीमेटली अगर ये ज्यादा है तो अगर इन दोनों की वैल्यू का जो डिफरेंस आ रहा है वो आपको कहां लिखना होगा, डेबिट साइड, उसको क्या कहोगे, प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा है, फायदे वाली चीजें ज्यादा हैं, नुकसान वाली चीजें कम है, तो दोनों को एडजस्ट किया, जो बचा वो प्रॉफिट। ये प्रॉफिट किसको जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल में जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर डेबिट ज्यादा है और ये साइड कम है, ठीक है, तो भाई दुखद खबरें ज्यादा है, सुखी वाली खबरें कम है, ठीक है, तो दुख होगा ना ज्यादा, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, वो कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे, और वो क्या होगा, लॉस, और वो किसको जाएगा, वो पार्टनर्स चार्ज करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल में चार्ज होगा ओल्ड रेशियो में। चलो नेक्स्ट, ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, टी शेप में बनाएंगे आप लोग। ये है डेबिट साइड पे पर्टिकुलर्स मेंशन करोगे, पार्टनर्स के कैपिटल मेंशन करोगे, मतलब नाम मेंशन करोगे, अगर 3 पार्टनर है 3, 4 हैं तो 4, पर्टिकुलर का कॉलम थोड़ा सा बड़ा होगा, एंड जो आपके पार्टनर्स के कैपिटल का यहाँ पे कॉलम है वो सिर्फ अमाउंट लिखने भर तक का कॉलम रखना है। ठीक है, क्लियर। इसी तरह सेम आपको फॉर्मेट बनाना है ऑन द क्रेडिट साइड विच इज ऑन दी राइट साइड। ठीक है, सो एक लेफ्ट होगी साइड और आपकी एक राइट साइड होगी। ठीक है, लेफ्ट साइड विल बी डेबिट एंड राइट साइड विल बी दी क्रेडिट। तो ये सारी चीजें मेंशन करेंगे। स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा किधर से, क्रेडिट से, क्योंकि क्या है, लाइबिलिटी है फर्म की, तो हमेशा कहां से स्टार्ट होगी, राइट हैंड साइड से। आप सबसे पहले क्या मेंशन करोगे, आप सबसे पहले मेंशन करोगे ओपनिंग कैपिटल। अब सी की जो भी ओपनिंग कैपिटल तो होगी नहीं, तो वो जो बाद में ब्रॉट इन करेगा वो आप बाय कैश मेंशन करोगे। तो ए और बी सपोज पुराने पार्टनर है तो उनकी जो भी ओपनिंग कैपिटल है वो मेंशन करनी है। फिर अगर कोई जनरल रिजर्व पुराना है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा। ठीक है, फिर जो पार्टनर, नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है उसको मेंशन करेंगे बाय बैंक करके। कोई अगर लॉस है तो उसे राइट ऑफ करेंगे, रिवैल्यूएशन का लॉस है तो बियर कराएंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसको राइट ऑफ कराएंगे। एंड ये सब करने के बाद जो भी पार्टनर की कैपिटल बचेगी उसको कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल। क्या कहते हैं, एडजस्टेड। ठीक है, या तो बढ़ के मिलेगी या तो घट जाएगी, कुछ तो होगा, वो देखना है। यहाँ पे बढ़ के ही होगी क्योंकि ये सारी चीजें पॉजिटिव में होंगी, ये सारी चीजें राइट ऑफ होंगी, तो जो भी कैपिटल बच जाएगी उसको कहोगे क्या, एडजस्टेड। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड कैपिटल बेसिस न्यू कैपिटल। जब क्वेश्चन आपसे, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जब क्वेश्चन आपसे कहे कि आपको पूरे सारे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल नए पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी है, ठीक है, तो उस केस में कैसे करना है, मतलब नए पार्टनर की कैपिटल स्टैंडर्ड है जिसके अकॉर्डिंग हमें सारे पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है। मतलब अब जो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल है जो उनकी अभी दिख रही है बुक्स ऑफ अकाउंट में वो नहीं लिखेंगे, वो उनका क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा, उनकी कैपिटल वो कहलाएगी जो अब न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग एंड न्यू पार्टनर्स के कैपिटल के अकॉर्डिंग आएगी। अब इसको कैसे करेंगे, ये आपका लॉन्ग प्रैक्टिकल आता है, सीक्वेंस वाला क्वेश्चन होता है। तो अगर क्वेश्चन में ये लिखा है, ये लाइन लिखी है, एडजस्ट द ओल्ड कैपिटल, एडजस्ट द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, तो उस केस में जब ये लाइन लिखी है तो एक काम करो, रिवैल्यूएशन बनाया, रिवैल्यूएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल बनाई, ठीक है, सारी एडजस्टमेंट किए, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद मतलब ये वाले सारे एडजस्टमेंट किए, फिर यहां तक आ जाओ, टू बैलेंस कैरिड डाउन, एडजस्टेड कैपिटल आ गई। अब यहीं रुक जाना है, यहां पे रुकना है, इसको करना है क्लोज, इसको लेके आगे चलेंगे। ठीक है, इसको लेके कैसे आगे चलेंगे, यहां लिखो, इसको
इस वाले को यहाँ ट्रांसफर करो, यहाँ भी क्लोजिंग करो, ठीक है। अब यहीं से बैलेंसिंग देखेंगे, इतनी तो अभी करंट दिख रही है, ठीक है। ये जो भी आपका करंट दिख रहा हो तीनों पार्टनर की मेंशन कर दो। अब हमें नए पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना है, तो यहीं से वर्किंग नोट होता है शुरू। अब यहाँ पे 2-3 लाइन अपने अकाउंट में छोड़ के अब वर्किंग नोट बनाना करोगे शुरू, ठीक है। तो जब ये सारी एडजस्टमेंट कर लोगे, एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी, इस तरह से क्लोजिंग करके इसी में इस लाइन को एडजस्ट करेंगे। कैसे? उसी सेम में कंटिन्यू में हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल फर्म की न्यू कैपिटल निकालेंगे। टोटल फर्म की न्यू कैपिटल कैसे निकाली जाएगी, जैसे अभी बताई गई थी कि जो भी न्यू पार्टनर्स की कैपिटल है और रेसिप्रोकल, ठीक है। सपोज वो 1 लाख लाया था, 1 लाख 1/, इसका शेयर है 1/4 ना, सपोज न्यू पार्टनर का शेयर है 1/4, तो रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 4/1, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई पूरे फर्म की 4 लाख, ठीक है। अब ये न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दो अमंग दी ऑल पार्टनर्स, ठीक है। सपोज न्यू पीएसआर है 2:1:1, ठीक है, 2:1:1, ये है आपका न्यू पीएसआर, ठीक। तो ये 4 लाख इसी रेशियो में बढ़ जाएगा। तो ए को कितना है, ए की कैपिटल होनी चाहिए 2 लाख, ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 2 लाख, बी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 1 लाख, सी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 1 लाख, ठीक है। अब सी तो नया पार्टनर है, उसकी तो वही रहेगी, ए और बी की कुछ कैपिटल होगी। तो सपोज यहां पे एडजस्टेड कैपिटल जो आ रही है वो आ रही है बी की, सपोज यहां पे आ रही है 2.5 लाख, कितनी आ रही है 2,50,000, ठीक है। एंड जो बी की एडजस्टेड कैपिटल आ रही है सपोज आ रही है 90,000, ठीक है। तो यहां पे आप लिख लो, ठीक, एक मिनट यहां पे लिख लो, ए की है 2.5 लाख और बी की है 90,000 और सी की तो 1 लाख है ही, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, अब यहां पे आपको देखना है सरप्लस है कि यहां पे डेफिशिएंट है। हम कंपेयर करेंगे, अगर एक्चुअल जो उनको लानी है, ठीक है, मतलब जो उनकी एक्चुअल कैपिटल है, सॉरी, जो उनकी एक्चुअल कैपिटल अभी जो दिख रही है वो बड़ी है, और जो रिक्वायर्ड कैपिटल विच इज दिस इज द रिक्वायर्ड कैपिटल, ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड कैपिटल। अगर रिक्वायर्ड कैपिटल कम है, एक्चुअल कैपिटल ज्यादा है, उस केस में पार्टनर कर लेगा विड्रॉ, ठीक है। पार्टनर विड्रॉ करेगा एंड ये उसके कैपिटल में ही समझ लीजिए उसके अकाउंट में। तो यहां पे हम क्या करेंगे, पार्टनर जब विड्रॉ करेगा तो कैश और क्रेडिट, कैश होगा क्रेडिट, ठीक है, उसके कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। सो यहां पे उसको विड्रॉ करना है, ठीक है। ये 2.5 लाख आ रहा है, तो यहां पे करो टू कैश करके, कितना उसे विड्रॉ कर सकता है, उसको कितना मेंटेन करना है, ठीक है। तो यहां पे हम सिंपली करेंगे, रुको, विड्रॉ करना है ना उसे, तो इसके लिए तो फायदा ही की बात है। तो जब उसको विड्रॉ करना है तो यहाँ 50,000 हमें एडजस्ट होने चाहिए, ठीक है। सो ही विल बी डूइंग व्हाट, ही विल बी डूइंग द विड्रॉ, ठीक। सो ओवरऑल देखा जाए हमें यहाँ पे एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, हम इसी में पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओवरलैप हो रहा था, तो यहाँ मेंशन करो टू कैश 50,000 ही कैन विड्रॉ एंड यहाँ पे टू बैलेंस, ठीक है। अब वो 2 लाख उसको दिखानी थी तो वो 2 लाख दिखाएगा। अब सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में उसको बी को 1 लाख मेंटेन करनी थी, उसकी है कितनी 90,000, तो ये वाला केस फॉलो होगा। अगर जो आपकी एक्चुअल कैपिटल है वो लेस है रिक्वायर्ड कैपिटल से, रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी आ रही है, ये जो हमने न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग निकाली, तो ये है डेफिशिएंट, तो आपको कैश लाना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्टनर को यहाँ पे कैश लाना पड़ेगा, ठीक, कितना लाना पड़ेगा 10,000 लाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी रिक्वायर्ड कैपिटल क्या है 1 लाख, उसके पास अभी कितनी कैपिटल है 90,000, ठीक है। तब जाके उसका लास्ट ओपन, ये क्या दिखा रहा है, ये क्लोजिंग कैपिटल दिखा रहा है, तब जाके उसकी कैपिटल होगी 1 लाख, ठीक है। और सी में कुछ एडजस्टमेंट होएगा नहीं, सी का तो उतनी ही आ रही है ना, 1 लाख उसका रिक्वायर्ड कैपिटल दिखा रहा है, वो 1 लाख ही लेकर ही आया था, ठीक है। तो यहाँ पे सी की कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, उसकी क्लोजिंग कैपिटल एज इट इज मेंशन कर देंगे, तब जाके ये क्वेश्चन अब क्लोज होगा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे आप सम टोटल कर लीजिए यहाँ पे, ठीक।
तो कुछ इस तरह से ये वाला क्वेश्चन होगा। अगर आपके लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में लिखा है एडजस्ट दी ओल्ड कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू कैपिटल, तब आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको यहाँ सबसे पहले ओवरऑल कैपिटल निकालनी पड़ेगी फर्म की, फिर उसको न्यू पीएसआर में बांटोगे, फिर देखोगे एडजस्टेड कैपिटल कितनी आ रही है एंड उसके अकॉर्डिंग पता करोगे सरप्लस हो रहा है कि डेफिशिएंट। चल आगे देखते हैं। अब यहां पे क्या कहा जा रहा है, अगर आपको नए पार्टनर की कैपिटल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, ठीक है, तो उस केस में ओल्ड पार्टनर की कैपिटल स्टैंडर्ड बन जाती है टू फाइंड आउट द न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ एडजस्टेड कैपिटल कितनी आई थी, 2,50,000 प्लस 90,000। ठीक है, ये एडजस्टेड कैपिटल स्टैंडर्ड बन जाएगी। फिर हम देखेंगे कि कितना यहाँ पे सम रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट बचा है। फॉर एग्जाम्पल 1/4 था ना, 1/4 किसका था, न्यू पार्टनर का शेयर, तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा 1 माइनस 1/4, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 3/4। ठीक है, तो जो भी एडजस्टेड कैपिटल होगी, जो भी एडजस्टेड कैपिटल होगी वो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होगी। इज दैट क्लियर, यहीं पे आपको बात कही गई है। ठीक है, जो भी आपकी सम होगा, combine the adjusted capital and whatever the amount it will be the reciprocal, मतलब टोटल कैपिटल निकालने के लिए कंबाइंड कैपिटल का रिमेनिंग शेयर से रेसिप्रोकल, क्योंकि इसमें नए पार्टनर का शेयर तो है नहीं, इसीलिए रिमेनिंग शेयर का रेसिप्रोकल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिमेनिंग शेयर का रेसिप्रोकल, और नए पार्टनर की कैपिटल पता ही नहीं है, तो उस केस में नए पार्टनर की कैपिटल हमें निकालनी है। ठीक है, तो उस केस में ओल्ड पार्टनर की कैपिटल स्टैंडर्ड हो जाएगी, तो हमें सबसे पहले निकालनी है एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, देन हम उसे सम करेंगे, देन हम टोटल कैपिटल निकालेंगे, जो भी कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल आ रही है, जैसे ए और बी पार्टनर थे तो ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल को सम करेंगे एंड देन जो रिमेनिंग शेयर होगा उससे रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे रिमेनिंग शेयर है यहाँ पे 3/4, तो 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, फिर जो भी न्यू पार्टनर का शेयर होगा उससे मल्टीप्लाई करके पता लगा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 लाख आ रहा है आपका, ठीक है, इसका टोटल कैपिटल का अमाउंट सपोज 4 लाख आ रहा है और न्यू पार्टनर का शेयर 1/4 है, तो 1/4 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। ठीक है, सेम यहाँ पे जैसे एडजस्टेड कैपिटल आ रही थी 24,000, 16,000, टोटल कितनी हो गई, तो टोटल कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल हो गई यहाँ पे सपोज 40। ठीक है, और रिमेनिंग शेयर आपका था 3/4, तो इसका रेसिप्रोकल 4/3 हो जाएगा। ठीक है, सो ये इस तरह से आपकी टोटल कैपिटल आ जाएगी। फिर इसी कैपिटल का 1/4 न्यू पार्टनर लेकर आएगा। ठीक, तो इस तरह से नए पार्टनर की कैपिटल निकाली जाती है। क्लियर, तो उस केस में यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं पास होगी, सिंपली हमें नई पार्टनर कैपिटल निकालना है, तो लास्ट में मेंशन कर दीजिएगा आप क्रेडिट साइड टू कैश, और ये जो भी अमाउंट आएगा उसको क्रेडिट में मेंशन करके फिर क्लोजिंग कर दीजिएगा। ठीक है, आपको तीनों पार्टनर की कैपिटल चाहिए होगी, क्लोजिंग कैपिटल ए और बी की तो पहले से पता है, और वहां पे सी की निकाल ली जाएगी। ठीक, चलो ओके। नाउ अगर हम बात करें रिवैल्यूएशन, ये आपका उसी का एक रिवाइज स्लाइड है कि अगर रिवैल्यूएशन हम बात करेंगे तो सारे लॉसेस को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे सारे गेन्स को। तो कुछ इस तरह से फॉर्मेट बनेगा टी शेप में, ऑन द डेबिट साइड यू विल मेंशन ऑल दीज थिंग एंड क्रेडिट साइड आप ये मेंशन करेंगे। रिवैल्यूएशन की कुछ ट्रिक्स होती हैं, उससे रिलेटेड चीजें कवर कर लेते हैं। अगर बैड डेट कम है, ठीक है, प्रोविजन ज्यादा है, उस केस में रिवैल्यूएशन पे इंपैक्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि बैड डेट तो बहुत ज्यादा है, इस साल इतना इतना बैड डेट का लॉस हुआ, पर आप क्या देख रहे हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट में ऑलरेडी प्रोविजन एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो भी बैड डेट है आप उस प्रोविजन ऑफ बैड डेट से आप उसे एडजस्ट करोगे। ठीक है, उसके लिए रिवैल्यूएशन ओपन करने की जरूरत नहीं है। रिवैल्यूएशन तो तब ओपन करेंगे ना जब कुछ एडिशनल लॉस हो रहा हो, बट कंपनी तो, फर्म तो, बिजनेस तो उस लॉस के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी। प्रोविजंस क्यों बनाए जाते हैं कि अगर इस रिस्पेक्ट में कभी भी कोई लॉस होगा तो हम इस अकाउंट से मीटअप करेंगे। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट ऑलरेडी बना है, अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट ऑलरेडी बना है एंड आपको एडमिशन के समय जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, उस समय पता चल रहा है कि बैड डेट्स हुए हैं एंड देखा जाएगा, फिर कंपेयर किया जाएगा प्रोविजन से, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोविजन से कंपेयर किया जाएगा। अगर वो उससे एडजस्ट हो सकते हैं, कोई भी वैल्यू ऑफ बैड डेट नहीं बचा है, तो वो उसी से एडजस्ट होएगा। ठीक है, एंड इसमें कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा रिवैल्यूएशन पे।
ठीक। बट अगर बैड डेट्स ज्यादा हैं, प्रोविजन कम है, तो जो भी बचा हुआ बैड डेट का अमाउंट है आफ्टर एडजस्टिंग फ्रॉम प्रोविजन, मतलब प्रोविजन फ्रॉम बैड एंड डाउटफुल डेट से जितना मीट आउट हो पाए करने के बाद जो भी बचेगा वो रिवैल्यूएशन में लॉस की तरह दिखेगा। ठीक है, जैसे प्रोविजन था 10,000 का, ठीक है, बट बैड डेट्स हो गए 15,000 के, डिफरेंस कितने का है 5,000 का। तो ये 10,000 पूरा मीट कर लेंगे प्रोविजन से जो बनाया था, और 5,000 इवैल्यूएशन में ट्रांसफर हो जाएगा एज अ लॉस। ठीक है, क्लियर। अब वैल्यूएशन शॉर्टकट, कभी कभी कहा जाता है कि एसेट अंडर वैल्यू है या तो ओवर वैल्यूड है। अगर एसेट अंडर वैल्यू है तो सबसे पहले देखो उसकी बुक वैल्यू कितनी दी है, अंडर वैल्यू है इसका मतलब कम पे होगा। ठीक है, जैसे कि हम मान के चलते हैं, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक एसेट अंडर वैल्यूड है बाय दी 20%। ठीक है, तो इसका मतलब अभी तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस एसेट की वैल्यू कितनी दिख रही थी, कितने परसेंट दिख रही थी, 80% ही तो दिख रही थी। ठीक, तो 80 को हमें किस पे लेके आना है, 100 पे लेके आना है। ठीक है, दैट्स वाई हम बुक वैल्यू को सबसे पहले 80 से डिवाइड करेंगे, 1% की वैल्यू मिलेगी, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ओवरऑल वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो जब भी अंडर वैल्यूड होगा, जितने से भी अंडर वैल्यूड है, तो 100 माइनस रेट, मतलब जितने परसेंट से भी अंडर वैल्यूड है उससे माइनस करो, पता चल जाएगा कि वो कितने परसेंटेज की वैल्यू थी। फिर हमें कितने की निकालनी है, हमें तो ओवरऑल निकालनी है ना 100 की, तो 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन कहता है कि नहीं ये वाला एसेट ओवर वैल्यूड था, ठीक है, मतलब ज्यादा भी बता रहे थे, मतलब कोई एक एसेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे कितने पे दिख रहा था, सपोज ओवर वैल्यूड था 20% से, मतलब वो दिखना चाहिए था 100 पे, दिख रहा है 120 पे, तो इसका मतलब जो ये एसेट की वैल्यू है वो कितने परसेंटेज पे दिख रही थी, 120 पे, हमें कितने पे लेके जानी है, 100 पे। ठीक है, तो जितने की वैल्यू दिख रही है उससे डिवाइड करो, 1% की वैल्यू आ जाएगी और 100 की निकाल लो। एंड इसीलिए जो आपकी ट्रू वैल्यू आपको पता करनी है, जो मतलब हमें रिवैल्यूएशन में एडजस्ट करनी होगी, तो बुक वैल्यू 100 प्लस रेट एंड इनटू 100, हमें पता चल जाएगी उसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी है और कितनी वैल्यू हमें यहाँ पे एडजस्ट करनी। चलो ठीक, आगे नेक्स्ट कुछ या आपकी मार्किंग स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको इस तरीके से जो लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ एडमिशन आ रहे हैं उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप सैक्रिफाइस और न्यू रेशियो पे काम करोगे। जब भी क्वेश्चन आप करो पहले एक काम करो, पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, क्या क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसको कहीं पे पेंसिल से लिखो। ठीक है, क्या क्या दिया है कैसे, या तो उसी में पेंसिल से मार्क करो, पेंसिल से करना, पेन मत चलाना। ठीक है, सबसे पहले आप काम करोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो पे, इन दोनों पे काम करना है। ठीक, फिर आपको रिवैल्यूएशन बनाना है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे। हमें कहां से कहां तक पहुंचना है, हमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल दिया होगा, हमें पहुंचना है एडजस्टेड कैपिटल तक। ठीक है, फिर हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने का सबसे आसान ट्रिक है कि आप सीधे रिवैल्यूएशन के कंपैरिजन में बनाओ। ठीक है, पहले तो आप देखो बैलेंस शीट का जो भी आपका फॉर्मेट उसमें दिया होगा, ओल्ड फॉर्मेट, जो आपको नया फॉर्मेट बनाना है वो बना लो। अब देखो किस किस की वैल्यू में चेंजेस बताए गए हैं, तो उसको टिक लगा लो। ठीक है, फिर बाद में देखो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड है तो फिर क्या हो रहा होगा, या तो घट रहा होगा, एसेट साइड तो घट ही रही होगी, क्रेडिट साइड है तो बढ़ रहा होगा, तो एक एक करके आराम से वो आपको एडजस्टमेंट करना है। फिर लायबिलिटीज पे आओ, लायबिलिटीज में देखो अगर डेबिट साइड है तो इसका मतलब बढ़ रही होगी, क्रेडिट साइड है इसका मतलब कम हो रही होगी, उसी के अकॉर्डिंग लायबिलिटी की वैल्यू में भी चेंजेस करो। ठीक, पार्टनर्स की कैपिटल मेंशन करना मत भूलना। ठीक, सो आपको अपडेट करने हैं एसेट, ऐड करनी है कैपिटल, नई कैपिटल। ठीक है, एंड कैश को भी वहां पे देखना है कि कितना अपडेट हुआ। ठीक, रिकॉर्ड करनी है न्यू कैपिटल को भी। ठीक है, सो ये सारे स्टेप बाय स्टेप आपको इस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं एडमिशन में, आपको इस तरह से उनको स्टेप बाय स्टेप अटेम्प्ट करने हैं। एग्जाम प्रेप न्यूमेरिकल में आपको कुछ इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करके रखना है, क्योंकि यही आपको ट्रैप करते हैं, हिडन गुडविल ट्रैप एंड द बैड डेट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, कुछ मैंने यहाँ आपके लिए एडमिशन से चीट शीट निकाली है, विच इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। अंडर वैल्यूड को कैसे निकालोगे, वैल्यू मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट। हिडन गुडविल कैसे निकालोगे, टोटल कैपिटल माइनस ओवरऑल कैपिटल। ठीक है, मतलब टोटल कैपिटल इन टर्म्स ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट माइनस ओवरऑल कैपिटल कितनी आ रही है इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर शेयर। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही हिडन गुडविल है। ठीक है,
एंट्री फॉर क्रेडिट गुडविल क्या होगी? न्यू पार्टनर्स, मतलब अगर हम बात करें न्यू पार्टनर्स का करंट अकाउंट यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे अगर कोई भी गुडविल आ रही है या कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें रिवैल्यूएशन ओल्ड प्रॉफिट ओल्ड रेशियो को बिलोंग करता है एंड प्रीमियम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को जाएगा, ठीक। Okay, so that's all for today's session. I hope I have covered and make sure कि आपके जितनी भी क्वेरी थी इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैंने कवर करी। हमने यहाँ पे रिवाइज किया ओवरऑल ऑल दी सेगमेंट जो कि आपके एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड थे। यहाँ पे मैंने आपको वो सारी बातें बताई जिन बातों का आपको इस चैप्टर से रखना था ध्यान, ठीक है। अब हम आगे के सेशंस में इनसे रिलेटेड PYQs भी करेंगे, CBSE सैंपल पेपर भी करेंगे। ये आपके लिए जो हमने वीडियो बनाया है ये वीडियो आपकी उन नीड को सर्व करेगा विच इज रिलेटेड टू द रिवाइजिंग दिस चैप्टर। सो बेसिकली हमें यहाँ पे इस पूरे चैप्टर को करना होगा इस तरीके से खत्म एंड इन सारे एस्पेक्ट्स को हमें दिमाग में ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड आई होप कि आपकी जितनी भी क्वेरी थी वो रिजॉल्व हुई हो। तो अगर मैंने आपकी इस वीडियो के थ्रू जरा सी कोई भी हेल्प अगर करी है तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करेगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है जो कि मुझे रिजॉल्व करनी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल बी रिजॉल्विंग दैट क्वेरी इन द नेक्स्ट सेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। प्लीज डू प्रिपेयर वेल। अपने रिवीजन मॉडल को करते रहिए फॉलो ताकि आपकी अच्छे मार्क्स की तैयारी होती रहे मजबूत। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे अहेड। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।